नमस्कार, कैसे हैं? दिन नंबर 2 इंपॉर्टेंट जीएस कंप्लीट रिवीजन के रूप में इसको लेना है। उम्मीद करता हूँ पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये वीडियोस किन के लिए है? ये उन सभी छात्रों के लिए है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जीएस पोर्शन है। इसके साथ साथ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस और प्लस टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इसमें सोशल साइंस के और साइंस के लगभग बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ किसी भी एग्जाम में अगर आप जीएस को प्रिपेयर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग ऑल्सो, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। आप अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो शायद क्वेश्चन किस तरह को पता लग रहा होगा, अभी आगे के लेक्चर्स में भी आपको पता लग जाएगा। चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डे 1, क्योंकि ये सीरीज डे 1 डे 2 के हिसाब से है, मेन चैनल पे इसके मैं बहुत पहले मैंने इसके लेक्चर्स लिए थे, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो जीएस के लिए आपको कहीं भटकने की नीड नहीं है। ये रिवीजन है, एक प्रकार से रिवीजन कह लीजिए, या ये उनको ज़्यादा बेनिफिट करेगी जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, है ना। कम से कम एटलीस्ट कुछ कुछ हिस्सा पढ़े हुआ है। इसमें फ़ायदा ये है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन के साथ कैसे ऑप्शन को एक्सप्लोर करके नोट्स बनाए जाते हैं, फिर उसको सॉल्व किया जाता है, वो है चीज़ें। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया था, है ना, सारी रेवोल्यूशंस किए थे। आज जस्ट उसके बाद का टॉपिक है, इसके क्वेश्चन था। ये बेसिकली क्वेश्चन है तो मैंने इसको टॉपिक में कन्वर्ट किया। ये सारे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, भारत के लगभग नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े स्टेट के सारे क्वेश्चनों का संकलन है। ठीक, अब देखिए शहरीकरण पे क्वेश्चन आता है। शहरीकरण क्या होता है? शायद सभी लोग वाकिफ होंगे। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, है ना। आप महानगर, नगर, फिर ग्रामीण क्षेत्र। इसमें महानगरों को अगर खास तौर से देखिए, जहाँ जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है, जहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है, जहाँ लगभग स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर है, जहाँ की परिस्थितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। तो क्वेश्चन इसमें क्या आया था कि भारत में ऑप्शन दिए गए 4 कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस देश का है। ऑप्शन था श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है। तो हमारा तो सबसे पहले ऑप्शन जगह इंडिया ही है, बिकॉज इंडिया इन सब में सबसे वेल ऑफ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन पाकिस्तान का था। अब उसमें आप सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा देश का साइज बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में ना। तो देखिए अर्बनाइजेशन हमारे देश में कितना है, लगभग 31% के आसपास, 30 से 31% के आसपास हम लोग जा रहे हैं। जब नई जनगणना का डेटा आएगा तो ये एक्यूरेट हो जाएगा। 2 साल पहले तक हम लोग 28-29% थे, तो अभी वर्तमान में 30-31% मान लीजिए। सबसे कम जो शहरीकरण है हमारे आसपास के देशों में, उसमें श्रीलंका भी शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर था शहरीकरण के मुकाबले में हमसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोगों को दिमाग में लेके रखना है। अच्छा, इस पर एक और रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार डेमोग्राफी से और ह्यूमन पॉपुलेशन से, कि भारत में एवरेज एज कितनी है, एवरेज आयु, औसत आयु, जैसे बोलते हैं ना भारत जवान लोगों का देश है ना। तो भारत की एवरेज एज कितनी है, मतलब कि कार्यशील जनता की 29 साल के आसपास एवरेज एज अगर आप लगा लें तो, है ना। एवरेज एज करीब 29 से 30 साल की। तो चाइना है, उसकी एवरेज एज बहुत ऊपर चली गई है उस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, परीक्षा में भी हाल ही में पूछा गया था कि कार्यशील जो जनता होती है वो किस एज से किस तक की जनता वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है, या कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, जो इफेक्टिव होती है, जिसका असली रोल होता है किसी भी जगह की डेवलपमेंट में। तो वो है 15 या 16 साल से लेके और 60 साल के बीच में, ये हमारी कार्यशील जनसंख्या होती है। उसके बाद 1 से लेके 15 साल डिपेंडेंट और 60 साल से ऊपर डिपेंडेंट। तो इस तरह के कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। अब ये मैंने जैसे बताया था, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक डिजीज कवर की थी, 2 डिजीज कवर की थी, लाइफ स्टाइल डिजीज। ये भी हार्ट अटैक भी क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल ना, डिजीज से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हार्ट अटैक ना, ये क्या है, जब हमारा हृदय अपनी फंक्शनिंग किसी समस्या की वजह से या ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाने से या किसी भी कारण से जब हृदय को, हार्ट को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, तो उस सिचुएशन में हार्ट अपने काम करना बंद कर देता है या फंक्शन उसका खराब हो जाता है। उस सिचुएशन को हार्ट अटैक बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो धमनियां हैं, आर्टरी जिसे बोलते हैं, हमारे हृदय में बड़ी धमनियां हैं, 3 बड़ी धमनियां हैं। उन धमनियों में अगर जहाँ कंटिन्यूसली हमारे लंग से रक्त वहाँ पहुँचता रहता है, जब वो रक्त पहुँचता है, हमारे ब्लड पहुँचता है, तो वो ऑक्सीजन साथ में ले जाता है। इसी प्रकार हमारा हार्ट फिर उसको पूरे शरीर में भेजता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम उन आर्टरीज में लगातार ब्लड के फ्लो के कारण ब्लड में अगर चिकनाई की चीज़ें आ जाती हैं, या हमारे जंक फूड हम जिसे बोलते हैं, या हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली की वजह से जब हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, या उसे बहुत ज़्यादा कुछ
फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो खून गाढ़ा होने लगता है, उसकी जो अवनालिकाएं हैं उसके अंदर जो जगह है उसमें जगह जगह वो कचरा या वो फैट जो चिपकने लगता है, उसको प्लाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाग। वो प्लाग बेसिकली कैल्शियम से बना हुआ होता है ना, बहुत हार्ड हो जाता है। इससे नसें क्या, इससे आर्टरीज होती है हार्ड होने लगती हैं। और एक पॉइंट आता है कि जब पूरा कचरा भर जाता है, पूरा वो नसें ब्लॉक हो जाती है, वो आर्टरी धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, और इस वजह से रक्त नहीं जा पाता, और इस सिचुएशन को हार्ट अटैक बोला जाता है। ठीक है। आप कई बार क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है हार्ट अटैक से। कार्डिक अरेस्ट में पूरी तरह से नसें जाम नहीं होती, उसमें अचानक से आपको देख लीजिए, जैसे ये धमनी है मान लीजिए, उसमें ये कचरा या प्लाग जिसे बोल रहे कि जमा हुआ है और ब्लड जा रहा है, कोई समस्या इतनी नहीं थी, लेकिन अचानक से जब इसका ये अपनी धमनियों की दीवार से टूट के प्लाग बिल्कुल अचानक से बीच में आ जाता है, अचानक से बिल्कुल, और वो ब्लॉक कर देता है जगहों को, तो उस सिचुएशन को कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत फिट लोग नॉर्मली एक्टिविटी कर, अचानक से कार्डिक अरेस्ट, अचानक से उनकी हार्ट अटैक जैसा आप उनको देखने में लगता है, टीवी में देखते हैं, वो एक्चुअली कार्डिक अरेस्ट की सिचुएशन होती है। और उसमें बहुत मामूली ब्लॉकेज में भी एक मैसिव हार्ट अटैक क्रिएट हो सकता है, उसको सिचुएशन को कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए खास तौर से क्या चीज जिम्मेदार होती है? वो होती है कोलेस्ट्रॉल। क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो ये वर्ड जो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, हमारे लीवर से जनरेट होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बहुत लेजी लाइफ जीते हैं, या हम एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या हमारे जीन्स कुछ ऐसे होते हैं कि फैट डिपॉजिट हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो उसके लिए दिक्कत होती है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। ये पेपर में आता है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसमें जो एलडीएल है ना, वो असली क्रिमिनल है, वो असली गड़बड़ चीज है। ये गंदा वाला फैट है जो हमारी नसों में जाके जमता है साधारण भाषा में। ठीक है। एचडीएल क्या है? अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो हमें एक्चुअली चाहिए, जो अखरोट खाने से या ड्राई फ्रूट खाने से या अच्छी चीजें खाने से, गुड फैट इसको बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में होना चाहिए। क्यों? जितना अच्छा एचडीएल होगा ना, तो वो गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को खींच के नीचे ले आता है, साफ कर देता है नसों को, है ना। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप लोग वॉलनट खाइए या ऐसी चीजें खाइए जो एचडीएल बढ़ाता हो, और एलडीएल रिड्यूस हो। एलडीएल किससे मिलता है? वही सारी चीजें जो आपको बहुत पसंद है, चाट पकौड़ी, छोले भटूरे, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, वो सब। ठीक। तो ये है, इसके क्वेश्चन इस पे से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब हार्ट की जब बीमारी होती है, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि हार्ट की बीमारी में जो इलाज होता है, वो प्रक्रिया में किन नसों का प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए? एक प्रक्रिया होती है एंजियोप्लास्टी, उसके लिए हाथ की नस, गर्दन की नस और जांग की नस का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है कि कैसे पता लगे कि ब्लॉकेज है? तो एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं एंजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी। एक मेडिकेटेड वायर को इन 3 जगहों की नसों में से किसी एक जगह से नसों से मेडिकेटेड वायर को भेजा जाता है, साथ में उसमें वो पदार्थ भेजा जाता है, छोड़ा जाता है, जिससे पता लगे कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। और उसी में रास्ता खोलने के लिए फिर जो उपक्रम लगाए जाते हैं उसको एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। तो वहाँ पे कुछ बलूनिंग कर दी जाती है, जैसे स्टंटिंग कहते हैं, और फिर तुरंत से रास्ता बना दिया जाता है ना। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया पेपर में आता है। तो एंजियोप्लास्टी किससे संबंधित है? एंजियोप्लास्टी का इलाज किससे संबंधित है? हार्ट अटैक से या हार्ट डिजीज से संबंधित है। अगर कई बार जब जटिल प्रक्रियाएं हो जाती हैं, या हार्ट अटैक ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि वो एंजियोप्लास्टी से ठीक नहीं हो सकता, तो उसके लिए सीएबीजी नाम की प्रक्रिया होती है। सीएबीजी को आपने सुना होगा, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो नॉर्मल में बाईपास इसको बोलते हैं। मतलब वो जो नस ब्लॉक हो चुकी है, जो धमनी ब्लॉक हो चुकी है, उसका कुछ नहीं हो सकता, तो हमारे शरीर के यूजलेस नसों का यूज किया जाता है। जैसे पैर से कोई नस ले लिया, ऐसी जगह से नस ले ली जो बहुत यूज में नहीं है, उससे एक नया रूट बना दिया जाता है। जो नस ऑलरेडी ब्लॉक है उसे छोड़ के एक अलग से वो नस लगा दी जाती है हार्ट में ब्लड सप्लाई के लिए। उस सिचुएशन को बोला जाता है बाईपास सर्जरी। इसमें पूरा हार्ट को ओपन हार्ट सर्जरी भी इसको बोलते हैं, हृदय को बाहर निकाल के उससे पूरा कार्य किया जाता है। बहुत जटिल प्रक्रिया। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। लगभग मैंने चीज़ें कवर कर दी है, आप लोगों ने इसमें देख लिया होगा। एंजियोग्राफी प्रक्रिया कौन सी है? हार्ट डिजीज ब्लॉकेज पता करने के लिए। एंजियोप्लास्टी क्या है? स्टंटिंग की प्रक्रिया, जिसके द्वारा रास्ता बनाया जाता है स्टंट डाल के। हाँ, खून पतला करने की जो दवा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। ये किसको दी जाती है? हार्ट पेशेंट को दी जाती है, जिससे रक्त पतला रहे। वो क्यों रहना? क्योंकि रक्त पतला रखना, तो दैट की ब्लड फ्लो जो हमारा है वो हार्ट को ठीक रखे। नेक्स्ट है हमारा D2 अब स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये हमारे डे 1 का ही पोर्शन था। डे 2 में अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या आ गया? डैम्स का, बांध के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित बांध कौन से नदियों में बनाए गए हैं? उसमें से एक रॉन्ग रहा होगा, है ना।
तो ऐसे है। अब देखो भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है? सतलुज नदी पे बना हुआ है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर बिलासपुर है ना, वहां बना हुआ है। इसको तो सब जानते होंगे क्योंकि भारत का पहले ये सबसे बड़ा डैम था, ठीक है ना, ऊंचा डैम, सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम था, बाद में टिहरी हो गया। तो भाखड़ा नंगल डैम, इससे राजस्थान के लिए पानी की सप्लाई की जाती है, इरिगेशन और पीने के पानी, जैसे मेरे के लिए इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकली है, जो हरिके बैराज है, ठीक है। इसके बाद पूरे पंजाब में, है ना, इसकी सप्लाई की जाती है। हरियाणा में भी इसके पानी को लेके नहर का काम होता है, लेकिन जो विवादों में पड़ गया। तो ये मुख्य रूप से डैम्स का काम क्या होता है? तो पीने के पानी का इंतजाम करना, प्लस सिंचाई के परियोजनाओं के लिए यूज़ करना इसको, ठीक है। फिर बिजली की परियोजनाएं भी इसमें लग जाती हैं। दूसरा है टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ है? उत्तरांचल में है, आपको पता है ना। ये इसमें फैक्ट मैंने लिख दिया कि टिहरी डैम बनने से पहले भारत का सबसे बड़ा डैम यही था, ठीक है। अब सबसे बड़ा डैम था। लंबा डैम कौन सा है इंडिया का? हीराकुंड। इनफैक्ट दुनिया का सबसे लंबा डैम है। जवाहरलाल नेहरू ने डैम को ना किसी भी अर्थव्यवस्था की आत्मा बोल दिया था, कि मतलब बिल्कुल जहां डैम होंगे ना वहीं विकास हो पाएगा, बिकॉज इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट जुड़ जाते हैं विकास कार्यों, ठीक है। तो महानदी पे जो बना हुआ है हीराकुंड डैम, वो दुनिया का सबसे लंबा डैम है वो। अब देखिए सरदार सरोवर डैम कहाँ है? नर्मदा नदी बना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी, बनने में देखो कितना, ये 2018-19 के आसपास बना, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और ये गुजरात में है। इसको रोकने के लिए वह बहुत लंबा आंदोलन चला, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेघा पाटकर ने इसको लीड किया था, कि वहाँ के जो लोग हैं उनके विस्थापन के लिए समस्या थी, बड़ा कंट्रोवर्शियल था, खैर वो। उसके बाद नागार्जुन डैम, ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है, और ये डैम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, और एटलीस्ट अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजिएगा। मजा तभी है जब हम बहुत सारे लोग देखें, और आप लोगों को सजेशन जरूर दीजिएगा कि हम लाइव में इसको करें या ऐसे करें। लाइव में भी खूब मजा आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप लोग का कितना इंटरेक्शन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, हीराकुंड मैंने बता दिया था, दुनिया का सबसे लंबा डैम है। खनिज के ऊपर तो क्वेश्चन आया, मिनरल्स के ऊपर, ज्योग्राफी का पोर्शन है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए हम लोग ने स्पेशल मेंटर करने के लिए क्लासेस लाने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ सेलेक्टेड बच्चों को ही मैं चुनूंगा जो कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, और टीजीटी सोशल साइंस की प्रॉपर क्लास तैयार की जाएंगी। बिल्कुल लगे रहिए, टीजीटी सोशल साइंस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए टीचिंग से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? अच्छा ठीक है, अब इसमें जगह दे दी है ना, और मैच करवाया कि कौन सा स्थान किसके लिए। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, एक्चुअली पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। गुरु महिसानी, ये कहाँ है? ये जगह है उड़ीसा में, और फेमस है लोहे के लिए। देखिए लोहे के लिए ना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देना होगा। कोयले के लिए पश्चिम बंगाल बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल्चर, ये कोयले के लिए फेमस है, उड़ीसा में है ये। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है, ये आंध्रा में है। जादूगोड़ा यूरेनियम भारत में मिलता है, बहुत बहुत कम मात्रा में मिलता है। थोरियम बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है ना, ये भी एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। जावर, ZOAR, जोआर भी बोल सकते हैं, ये बेसिकली उदयपुर राजस्थान के पास है ना, माइंस है यहाँ पे। यहाँ सीसा मिलता है, मतलब ये लेड, ठीक है ना, और डेंजरस होता है, कैंसर का एक बड़ा कारण लेड और आर्सेनिक, ठीक है। पेट्रोल से लेड फ्री करने की बहुत मुहिम चली गई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्या मस्त क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के सामने है अनाई, ये किस हिस्से में है? नीलगिरी पहाड़ियों के में। नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 राज्यों में लगी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इस पूरे बीच के हिस्से में, है ना। वहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई, ठीक है। पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है, एकदम क्लियर रखना है। फिर एक और क्वेश्चन था, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? महेंद्रगिरी पर्वत बच्चे उड़ीसा में, ये वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान देना है। धूपगढ़ पहाड़ी किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है, ऐसे क्वेश्चन। अब आ गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इसमें 4 देश दिए हुए हैं, अर्जेंटीना, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अब बोल रहे हैं कि बड़े से छोटे में लगाइए लाइन में, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए दुनिया के सबसे बड़े जो देश है 6-7-8 तुमको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है? रूस है। दूसरे पे कौन है? कनाडा। तीसरे पे कौन है? चीन है। चौथे पे कौन है? 5वें पे कौन है? ब्राज़ील है। छठे पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, महाद्वीप है ये सेल्फ। 7वें पे अपना भारत है, और 8वें पे अर्जेंटीना है। बहुत से लोगों को ना ये तो क्लियर है, अर्जेंटीना याद नहीं रहता है, तो ध्यान देना अर्जेंटीना भारत के जस्ट बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है?
इसमें यूएस गलत लिखा हुआ है, आपका चीन हो गया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। अब देखिए जनजातियां, ट्राइब्स, जनजातियां, भारत की जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ विश्व की भी कुछ बहुत जनजातियां इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ऐसा नहीं कि सारा टॉपिक इकट्ठे करा रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो अलग अलग क्लासों में अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे हर टॉपिक से। फुलानी जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है? पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में मिलती है, जो अल्जीरिया के आसपास की जगह है ना वहां पे। बंतू, सहारा मरुस्थल, ये भी वही वही इलाका है, सहारा मरुस्थल में, मतलब उत्तर पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, उत्तर पश्चिम मध्य अफ्रीका के आसपास बंतू जनजाति। इसके बाद मसाई, मसाई तो बड़ी फेमस ट्राइब है, ईस्टर्न अफ्रीका के आसपास, इथोपिया में भी देखने को मिलेगा आपको मसाई ट्राइब। वो जो इंस्टाग्राम पे जो बनाते हैं ना कील, वो मसाई ट्राइब से आते हैं। इनुबा सूडान से, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वहां पे आपको देखेगा। अब ऑयल रिजर्व की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ है? वेनेजुएला में, करीब करीब 96%, जो उसकी इकोनॉमी को ऑयल इकोनॉमी बोला जाता था, लेकिन बस वही लेफ्टिस्ट विचारधारा के कारण बर्बाद है आज वेनेजुएला। लेकिन रिजर्व के आधार पे सबसे ज्यादा ऑयल है कहाँ पे? वेनेजुएला। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, ध्यान देना है आपको। भारत में नेचुरल गैस, भारत में नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस, मिथेन जिसे बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है मिथेन, CH4। ठीक है, गोबर गैस में भी यही गैस होती है, धान के खेतों में भी यही गैस होती है। अब भारत के किस क्षेत्र में ये आपको नेचुरल गैस मिलती है? भारत के ये आंध्रा के बॉर्डर, आंध्रा का जो समुद्री इलाका है ना, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी का बेसिन जहाँ बनता है, डेल्टा बनता है, उस क्षेत्र में आपको केजी बेसिन में ये मिलता है बहुत। रिलायंस का बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य है, यहाँ पे उनकी रिफाइनरीज भी है, केजी बेसिन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, बॉम्बे हाई ऑफ कोर्स पुराना है, डिगबोई में सबसे पहले तेल के कुएं कहाँ मिले थे? डिगबोई मिले थे असम में, अंग्रेजों के जमाने में, ये भी याद देना, पेपर में आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया डेथ वैली का। डेथ वैली के नाम से कौन सी जगह फेमस है? अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है ना, वहाँ पे डेथ वैली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे, 58 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, उसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। वहाँ बहुत सारी भ्रंश घाटियाँ हैं। ठीक है, उन घाटियों को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं उन स्थानों को जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, वाइब्रेंट जगह, मतलब जहाँ बहुत, जो जैव विविधता के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। कहाँ है? जहाँ बहुत जंगल होंगे, जहाँ बहुत बारिश होती होगी, मोटा मोटा। सबसे पहले ना पश्चिमी घाट, पूरा वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड, ये अंडमान निकोबार से इलाका पूरा इधर का। ठीक है, इसके बाद आपका पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, इसमें ये अलग हो गया। इसके बाद हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वो पूरा इंडो म्यांमार जो के आसपास का जो इलाका है, वो पूरा क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। ठीक, नेक्स्ट अगर देखिए, BOD क्या होता है? पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ऐसे भी आएगा कि जल प्रदूषण को मापने का तरीका क्या है? जल प्रदूषण को मापने की इकाई है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में कितना BOD की मात्रा है, उसी से पता लगेगा पानी कितना पॉल्यूटेड है। मतलब पानी को क्लीन करने के लिए ना कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन लेते रहते हैं और पानी को क्लीन अप करते रहते हैं। लेकिन जब पानी में पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है तो वो उन बैक्टीरियाज को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है ना। इससे पता लगता है कि पानी में इस समय प्रदूषण ज़्यादा है। उस सिचुएशन को, उस डिमांड को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, और इसी से पता लगता है कि पानी कितना ज़्यादा प्रदूषित है। अब देखो, एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अनुच्छेद 79 किससे रिलेटेड है? हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अब उसमें क्या कहा गया ये मुझे आप बताएंगे। मजा तब है जब आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करें चीजों के साथ, तो लगेगा कि हाँ ये जस्टिफाइड है। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? सिरसा सूरी। ध्यान देना इस चीज को, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया? सिरसा सूरी, और इसे दीने पनाह नगर में बनवाया था। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु इसी पुराने किले में हुई थी ना। लाइब्रेरी जो है, आप जाकर देखोगे तो आपको दिखेगी, लाइब्रेरी थी, उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के ही वो गुजर गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सल्तनत काल में दिल्ली की को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना। फिर मोपला विद्रोह, बच्चे पेपर में आता है। मोपला विद्रोह दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ था मुस्लिम मजदूरों का 1920-22 के आसपास। तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कई सारे विद्रोह किस डाल देंगे और उसमें कि ये विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह पे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद
ये डे 3 हमारा आ गया। डे 3 हम करेंगे कल, ठीक है? तैयार रहिएगा बिल्कुल। मज़ा आ रहा है तो बताइएगा मुझे सेशन कैसा लगा, प्लीज़ डू लेट अस नो, और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।